अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर ही बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लेवल्स एकेडमी इस्लामाबाद। आज का टॉपिक है कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स। ये भी यूनिट 2 की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नेहरू रिपोर्ट की पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लें, क्योंकि इस कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट के साथ नेहरू रिपोर्ट की वीडियो लाजमी साथ ही आएगी। तो आपको वीडियो का लिंक या टॉप पे लगा दूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके लाजमी देख लें। अगर आपने पहले से देखी हुई फिर आपके लिए ये कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स मुश्किल नहीं होंगे समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ कि हुआ क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये 14 पॉइंट्स बनाने की। पहली बात तो ये ना, नेहरू रिपोर्ट में हुआ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, अब आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हर मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है? पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में ना कुछ लॉज लिखे जाते हैं, कुछ रूल्स लिखे जाते हैं एक मुल्क को चलाने के लिए। तो हर मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद होता है। वैसे ही इंडिया के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो उसमें क्या किया कि नेहरू एक इंसान थे जो कि हिंदू थे। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश की जो हुकूमत थी, जो गवर्नमेंट थी, उनसे कहा कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। देखें, ब्रिटिश के लोग तो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि जो इंडियंस थे यानी कि हिंदू और मुसलमान जो इंडिया में रहते थे वो इस चीज़ से एतराज़ कर रहे थे कि जो लोग इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो सारे के सारे अंग्रेज़ हैं। इसीलिए जो नेहरू रिपोर्ट है वो भेजी गई इन ब्रिटिश के इदारों में ताकि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। लेकिन मुसलमानों को एतराज़ था इस नेहरू रिपोर्ट से, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ऑफ कोर्स एक हिंदू थे, नेहरू एक खुद एक हिंदू थे, तो उन्होंने ऑफ कोर्स उस रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा राइट्स किसको दिए? हिंदूज़ को दे दिए, जिसकी वजह से मुसलमानों के राइट्स उसमें गायब हो गए। ठीक है, इसीलिए मुसलमानों को एतराज़ हुआ और सारे मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इस वजह से जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये देखा कि मुसलमानों की तो साइड ली ही नहीं जा रही नेहरू रिपोर्ट में, यानी कि नेहरू रिपोर्ट है क्या कि उस रिपोर्ट से क्या होगा कि वो रिपोर्ट जब उस इदारे गवर्नमेंट के इदारे में जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, तो अगर यही रिपोर्ट वहाँ चली गई और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दी तो इंडिया में फिर यही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा जो उस नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया था। इसीलिए कायद-ए-आज़म को और बाकी मुसलमानों को दिख गया कि अगर नेहरू रिपोर्ट सक्सेसफुली आगे गवर्नमेंट के इदारे में चलेगी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही बन जाएगा और हम मुसलमानों को राइट फिर परमानेंटली नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स नेहरू रिपोर्ट ने राइट्स तो जो है गायब कर दिए मुसलमानों के। और वही नेहरू रिपोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता तो फिर पूरी ज़िंदगी उन मुसलमानों के वो राइट्स ख़त्म कर दिए जाते। इसीलिए कायद-ए-आज़म ने कहा मुसलमानों को मैं इस चीज़ में सपोर्ट करूँगा और मुसलमानों को किसी भी हालत में जो है तकलीफ़ से नहीं गुजरने दूंगा। इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट बनाने के एक साल बाद 1929 में अपने 14 पॉइंट्स भी इजाद कर दिए। यानी कि नेहरू रिपोर्ट कब बनी थी? 1928 में। उसके एक साल बाद ही कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स भी आ गए। अब मैं आपको दोनों का थोड़ा बता देती हूँ। कायद-ए-आज़म जो थे वो मुस्लिम लीग के हेड थे।
मुस्लिम लीग एक पार्टी है, ठीक है, जो मुसलमानों की पार्टी है। वैसे ही हिंदू की पार्टी भी एक थी जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस हिंदू की पार्टी थी। वहीं पे नेहरू ने ही इस नेहरू रिपोर्ट को बना के अंग्रेज़ों के डिपार्टमेंट में भेजा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। वैसे ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि मुस्लिम लीग के हेड भी थे, उन्होंने वहीं से ही 14 पॉइंट्स बनाए और उस इदारे में भेज दिए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जहाँ पे पहले नेहरू रिपोर्ट ने, मतलब कि नेहरू साहब ने अपनी रिपोर्ट भेजी, वैसे ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने भी 14 पॉइंट उसी इदारे में भेज दिए जो कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स भी आ गए और नेहरू की साइड से भी जब रिपोर्ट आ गई, तो दोनों के राइट्स को, यानी कि नेहरू रिपोर्ट की भी बातें और कायद-ए-आज़म की बातें, दोनों की कंबाइन करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको आगे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टरों में। तो अभी हम सिर्फ कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स को जानते हैं क्योंकि अक्सर ये पेपर में आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन में हमने बताना है द 14 पॉइंट्स ऑफ द जिन्ना were a set of political demands presented by the मोहम्मद अली जिन्ना in 1929। आपने बताना है कि कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स हैं क्या। आपने इसके बारे में बताना है कि कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, यानी कि कायद-ए-आज़म ने जो 14 पॉइंट्स, यानी कि एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर कम से कम 14 तक डिमांड्स लिखी गई थी। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी जा रही है कि कायद-ए-आज़म ने जो 14 पॉइंट्स बनाए वो बेसिकली पॉलिटिक्स के अंदर मुसलमानों के हक में उन्होंने तकरीबन 14 डिमांड्स रखी। और किसने ये डिमांड बनाई थी? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस साल में बनाई थी? 1929 में। तो इस तरह के ज़रूरी पॉइंट्स जैसे कि साल हो गया, नेम हो गया, कि इन्होंने बनाया, तो उनके नेम्स आप लाजमी मेंशन करें। These points were made in response to the Nehru Report in 1929 which ignored Muslim political rights। आपने बताना है कि नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया, मुसलमानों की पॉलिटिक्स के अंदर जो राइट्स थे वो ख़त्म कर दिए थे नेहरू रिपोर्ट ने। इसी वजह से ये कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स बनाने पड़े। ये चीज़ इंट्रोडक्शन में भी आपने बतानी है। फिर आपने बताना है कि जो कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स है बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग पॉलिसी। आपने बताना है कि मुस्लिम लीग को भी अच्छे से चलाने के लिए यही कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स को बाद में यूज़ भी किया गया, क्योंकि कायद-ए-आज़म के जो 14 पॉइंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम लीग को भी इस चीज़ का एहसास दिला रहे थे कि कायद-ए-आज़म ने जो 14 पॉइंट्स के लिए एफर्ट पुट की है मुसलमानों के लिए, उसी चीज़ को मुस्लिम लीग को भी फॉलो करना चाहिए। यानी कि जो बातें उन 14 पॉइंट्स में, यानी कि जो 14 पॉइंट्स कायद-ए-आज़म ने उस रिपोर्ट में लिखी थी, उस चीज़ को मुस्लिम लीग भी फॉलो करिए। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि इन्हीं 14 पॉइंट्स को मुस्लिम लीग की पार्टी ने अपनी एक फाउंडेशन, यानी कि बुनियाद बना दी कि हम इसी को ही फॉलो करेंगे। एंड गाइडेड मुस्लिम्स इन देयर पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर प्रोटेक्शन एंड ऑटोनॉमी। और इसी कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स ने मुसलमानों को गाइड किया कि वो पॉलिटिक्स में स्ट्रगल करें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। ठीक है, कायद-ए-आज़म के वो 14 पॉइंट्स क्या थे वो भी आगे आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन जब आप अच्छा सा दे दें, फिर आपने क्या करना होता है, मीनिंग और डेफिनेशन की हेडिंग देनी होती है। तो मीनिंग में इसी तरह आपने थोड़ा सा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैंने यही किया है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ मीनिंग्स को। ठीक है, तो पहले आपने मीनिंग बताना पॉइंट्स का। पॉइंट्स का मतलब है कि ऐसे ज़रूरी आइडियाज़ या डिमांड्स, इनको पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, 14 पॉइंट्स का मतलब है कि एक लिस्ट लिखी गई है जिसमें कम से कम 14 डिमांड्स मांगी गई हैं। किसने वो डिमांड्स मांगी? जिन्ना ने मांगी, यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो 14 डिमांड्स मांगी। किसके लिए मांगी? मुसलमानों के लिए मांगी। और क्यों मांगी? ताकि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में उनके कल्चर और उनका जो रिलीजन है उनका राइट मुसलमानों को दिया जा सके और इन चीज़ों पे मुसलमानों के राइट्स गायब ना हो, यानी कि मुसलमानों का पॉलिटिक्स, कल्चर और रिलीजन में राइट्स कभी भी ख़त्म ना हो सके इनके मुसलमानों के। इसीलिए कायद-ए-आज़म ने ये 14 पॉइंट्स बनाई। मीनिंग आपने देना है, डेफिनेशन आ जाती है कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स की। फिर डेफिनेशन में भी सेम बात बतानी है। द 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना were a set of political safeguard proposed in 1929 to ensure Muslims had separate representation। वर्डिंग्स अगर ये भी मुश्किल लग रही है, आसान अल्फाज में लिख दें कि कायद-ए-आज़म के जो ये 14 पॉइंट्स हैं ये इसलिए बनाए गए ताकि मुसलमानों को प्रोटेक्शन मिल सके पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर ही नेहरू रिपोर्ट ने यही करने की कोशिश करी कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन की ऑप्शन ना दी जाए। यानी कि हर तरह से नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के पॉलिटिक्स में जो सिक्योरिटी बनी थी, जो सेफ्टी बनी थी, वो सारी ख़त्म करा दी। लेकिन इस कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स ने क्या किया कि पॉलिटिक्स में भी मुसलमानों की दोबारा से सेफ कर दिया मुसलमानों को, ताकि जो सीटें थी मुसलमानों की वो सेफ़ रहें गवर्नमेंट में।
और हिंदूज आके उन सीटों को ना लें, ठीक है। और कायदे आज़म ने ये 14 पॉइंट्स कब बनाए? 1929 में। यानी कि सेम ही बात जो मैंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करी थी, वही बातें आपने बार बार दोहरानी होती हैं। लॉ का पेपर इसी तरह दिया जाता है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि जो 14 पॉइंट्स हैं वो इसलिए दिए गए कि मुसलमानों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों की जो सेपरेट सीटें थी, सेपरेट वोटिंग सिस्टम था, सब खत्म कराने की कोशिश करी नेहरू की रिपोर्ट ने। बट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी कोशिश करी कि जो मुसलमान हैं उनकी जो सेपरेट सीट्स हैं और जो वोटिंग सिस्टम है वो मेंटेन रहे, कोई भी इस चीज़ को ख़त्म ना कर सके, ठीक है। यही चीज़ बतानी है। फिर आपने ये बताना है कि इसी कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स को फ्यूचर में भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डाला गया, ठीक है, ताकि मुसलमानों को मज़ीद प्रोटेक्शन मिल सके। ये चीज़ आपने आखिर में ऐड करनी है। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड में ज़ाहिर ही बात है नेहरू रिपोर्ट का मेन रोल अदा होता है। तो यहाँ पे मैंने नेहरू रिपोर्ट के अंदर सिर्फ एक लाइन बता दी है कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर ज़ाहिर ही बात है मुसलमानों के बारे में बताया कि दो जो अलग सेट्स बनाए गए थे, यानी कि मुसलमान अलग से वोट कर सकते हैं, हिंदू अलग से कर सकते हैं अपनी पसंदीदा पार्टी को, वो सिस्टम नेहरू रिपोर्ट ने ख़त्म करके एक ही वोटिंग सिस्टम बना दिया जिसमें मुसलमान और हिंदू कंबाइन वोट कर सकते हैं, जिससे ज़ाहिर बात है मुसलमानों के राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश की थी इस तरह से। तो ये जो हरकत की थी नेहरू ने, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मुसलमानों को कम्प्लीटली नेहरू रिपोर्ट ने इग्नोर कर दिया, ठीक है। नुकसान यहाँ पे किसका हो रहा है? मुसलमानों का हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने एक ही लाइन लिखी है। अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हो, अगर आप लोग कहते हो कि हमें एग्जामिनर हमारे तारीफ़ करे कि हमने ज़्यादा लिखा है, तो फिर एक ही तरीका होता है ना कि जो भी नेहरू रिपोर्ट में आपने अलग से जो चैप्टर पढ़ा होता है, जो अलग से मैंने नेहरू रिपोर्ट की वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो जिसमें सारा कंप्लीट चैप्टर था नेहरू रिपोर्ट का, वो सारा का सारा आप इसमें पहले लिख दो, ठीक है। तब ही जाके आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। नहीं तो जितना मैंने लिखा है ये बहुत बेयर मिनिमम है, बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं। तो उस टॉपिक को लाजमी एक्सप्लेन करो डिटेल से। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे मुस्लिम्स पॉलिटिक्स कंसर्न, कि मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास हो गया कि नेहरू रिपोर्ट ने भी मुसलमानों के राइट्स ख़त्म कर दिए। ऊपर से इंडिया के अंदर हिंदू की तादाद भी ज़्यादा थी, तो यही रीज़न थी कि मुसलमान डरना शुरू हो गए, फियर करना शुरू हो गए कि वो हिंदू तादाद में ज़्यादा हैं तो ये हम पे डोमिनेट हो सकते हैं। डोमिनेट मीन्स कि हम पे ज़बरदस्ती कर सकते हैं, हमारे राइट्स को वायलेट करेंगे, हमारे राइट्स ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज़ थी, ये सारे मुसलमानों का मेन डर था जिसके लिए मुसलमान डरना शुरू हो गए। तो चाहे वो मुसलमान सेंट्रल इलाके में रहते हो, प्रोविंस के इलाके में रहते हो, उन सारे मुसलमानों को इसी चीज़ का डर था। और मुसलमानों को अच्छे से पता था कि हिंदू तादाद में ज़्यादा है तो इनको गवर्नमेंट्स में सीट्स ज़्यादा मिलेगी। मुसलमान क्या पता इतने वोट ना जीत पाएँ कि वो गवर्नमेंट की सीट पे आके बैठ सकें। तो मुसलमानों को अच्छे से पता था कि हिंदू तादाद में ज़्यादा है तो गवर्नमेंट की डिफरेंट इलाकों में ये कब्ज़ा कर लेंगे और हमें अपने राइट्स नहीं देंगे हिंदूज। तो ये जो डर था मुसलमानों को लग गया। इसीलिए मुसलमानों को बचाने के लिए जिन्ना यानी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स को ईजाद किया ताकि मुसलमानों का ये जो डर है वो कम कर सकें और मुसलमानों के राइट्स जो है प्रोटेक्ट हो जाए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मुसलमानों के राइट्स को डाला जाए। नेक्स्ट हेडिंग आती है मेन पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। अब यहाँ पे कम से कम मैंने 14 पॉइंट जितने हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम 14 पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं। पहला पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ऑफ कोर्स यही मेन चीज़ थी जो नेहरू रिपोर्ट ने ख़त्म की, यानी कि जो सेपरेट इलेक्शन का प्रोसीजर बनाया गया था मुसलमानों के लिए, वो ख़त्म कराने की कोशिश की नेहरू रिपोर्ट ने। क्योंकि नेहरू ने क्या किया, मुसलमानों की जो सेपरेट सीट्स थी, सेपरेट जो वोटिंग सिस्टम था, उसको ख़त्म करके कहा कि एक ही वोटिंग सिस्टम बना दिया जाए। उससे नुकसान क्या होना था कि मुसलमानों की सीटें उड़नी थी, ख़त्म हो जानी थी गवर्नमेंट से। तो ये चीज़ की थी नेहरू रिपोर्ट ने सबसे पहले। इसीलिए यही चीज़ कायदे आज़म ने सबसे पहले पॉइंट में अपने ऐड कर दी, यानी कि अपनी साइड से जब उन्होंने 14 पॉइंट्स लिखे मुसलमानों के लिए कायदे आज़म ने, तो उन्होंने सबसे पहला डिमांड रखी ही इसी की थी, जिसके लिए मुसलमान बड़ा डर गए थे नेहरू रिपोर्ट की वजह से, क्योंकि उसी नेहरू रिपोर्ट ने इस चीज़ को गायब कर दिया। इसलिए कायदे आज़म ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मेंटेन रहेंगे, यानी कि मुसलमानों को सेपरेट वोटिंग सिस्टम उनका रहेगा। कोई भी इनकी वोटिंग सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही गवर्नमेंट के अंदर इनकी सीटें ख़त्म हो सकती हैं मुसलमानों की। ठीक हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हिंदू थे ना वो चाह ये रहे थे ना कि जो अंग्रेज़ हैं वो सिर्फ हिंदूज़ को ही गवर्नमेंट की सीटों पर रखें और मुसलमानों की जो सीट भी थी वो किसी तरह ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब जाहिर ये बात है, अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने ये बताया था कि मुसलमानों ने जब एफर्ट्स पुट अप की, पिछली अगर वीडियोस बिल्कुल स्टार्टिंग वाली अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि मुसलमानों ने किसी तरह गवर्नमेंट में अपने लिए सीटें किसी तरह गवर्नमेंट को कन्विंस करके रखवा ली थी।
पहले ये सीटें नहीं थी। पहले क्या होता था कि हिंदू तादाद में ज़्यादा थे, सारी सीटों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था गवर्नमेंट के। लेकिन इन्होंने क्या किया, मुसलमानों ने, कि अपने लिए अलग से सीटें सेव करवा दी। वो चाह के भी हिंदू नहीं ले सकते थे, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट ने भी वही हरकत करी कि उन सीटों को भी गायब करने की भी कोशिश करी और वोटिंग सिस्टम को भी ख़त्म कराने की कोशिश करी। इसीलिए कायद आज़म को पता चल गया कि वो नेहरू गलत हरकत कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुसलमानों की सेफ्टी के लिए बताया कि मुसलमानों की जो सीटें हैं वो मेंटेन रहें, कोई भी उन गवर्नमेंट की सीटों को ख़त्म नहीं कर सकता जो मुसलमानों के लिए रखी गई हैं, और उसके साथ जो वोटिंग सिस्टम बनाया गया है मुसलमानों के लिए अलग से, वो भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए ये बात यहाँ बताई गई है कि मुस्लिम्स मस्ट वोट फॉर देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, कि उनके पास वोटिंग का सिस्टम हो कि वो अपने पसंदीदा मुस्लिम लीडर को वोट कर सकें। उनको ज़बरदस्ती हिंदूज़ के साथ वोटिंग के लिए जो है पाबंद नहीं करना चाहिए, मुसलमानों के पास अलग से वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, ये बताया। फिर आपने बताना है वेटेज फॉर दी माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के साथ जब ये वर्ड वेटेज लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटीज़ को भी अहमियत मिलनी चाहिए। माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं पहले आप ये समझें। माइनॉरिटीज़ उन लोगों को कहा जाता है जो तादाद में कम है। बहुत से आपने अक्सर देखा माइनॉरिटी के दो मतलब है, जो एज में कम होता है, जिसकी एज 18 साल से कम होती है, हम उनको भी माइनॉरिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वो वाला माइनॉरिटी नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे ये वाला माइनॉरिटी पढ़ाया जा रहा है कि एक मुल्क में किसी एक रिलीजन से ज़्यादा, जैसे कि इंडिया में ज़्यादा तादाद में कौन थे, हिंदूज थे, कम तादाद में कौन थे, मुसलमान थे। ज़ाहिर बात है मुसलमानों की रेशियो हिंदू से कम थी, तो जो मुसलमान थे तादाद में कम थे, तो ऐसों को हम कहेंगे माइनॉरिटीज़, और जो तादाद में ज़्यादा होते हैं उनको हम कहते हैं मेजॉरिटीज़, ठीक है। पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए पाकिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी में है, और अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू मौजूद है तो हिंदू पाकिस्तान में बड़ी कम तादाद में, इसलिए माइनॉरिटीज़ होगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे कायद आज़म ने बताई कि इंडिया के अंदर जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, यानी कि माइनॉरिटी यानी कि कम तादाद में हैं, हमें चाहिए कि हम उनके लिए भी अलग से वोटिंग सिस्टम बना के रख सकें ताकि वो भी अपने पसंदीदा बंदों को वोट दे सकें, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्टली बेसिकली कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए ही ये बात बोली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में हमने बताना है कि प्रोविंसेस मस्ट हैव फुल ऑटोनॉमी एंड स्ट्रॉन्ग पावर। कायद आज़म ने ये भी कहा कि जो प्रोविंसेस है ना उनके पास, अब देखिए प्रोविंसेस क्या होती हैं, गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारा इलाका है पूरा का पूरा इंडिया, उसमें जो छोटे छोटे इलाके हैं ना, वो जो छोटे छोटे इलाके हैं वही प्रोविंसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले उन प्रोविंसेस में गवर्नमेंट सिस्टम नहीं थी, गवर्नमेंट के सिस्टम जो है इस्टेब्लिश कर दिया गया था बाद में इंडिया में, लेकिन उन गवर्नमेंट्स जो इन छोटे इलाकों में यानी कि प्रोविंसेस में बनाएगी वो इतनी ताकतवर नहीं थी, उनके पास खुद को चलाने की इतनी पावर्स नहीं थी। लेकिन कायद आज़म की 14 पॉइंट्स ने कहा कि इन गवर्नमेंट्स के पास भी, जो प्रोविंसेस में चल रही हैं, उनके पास भी फुल ऑटोनॉमी हो। फुल ऑटोनॉमी मीन्स फुल पावर हो। आप फुल पावर भी यहाँ लिख सकते हैं कि वो अपने आप को खुद से सही से चला सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास इन सब चीज़ों की इतना नॉलेज कैसे है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी खुद भी एक वकील थे, और वकील को ही ये चीज़ें सारी पता होती हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस तरह की बातें कायद आज़म की 14 पॉइंट्स में डाली। फिर उसमें फोर्थ पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में कायद आज़म ने बताया कि मुस्लिम्स रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे देखें, मुसलमानों को एक और राइट भी दे दिया गया कि मुसलमानों का जो रिलीजन है, जो उनका कल्चर है, और जो वो तालीम हासिल करते हैं इस्लाम की, उसको प्रोटेक्शन मिल सके। कोई भी गवर्नमेंट का इदारा या कोई भी स्कूल हो या कॉलेज हो, वो मुसलमानों को रोक नहीं सकता कि वो अपने नॉलेज को हासिल करने से रुक जाए, ठीक है। यानी कि मुसलमानों को ना ही उनकी एजुकेशन से रोका जाएगा, ना ही उनके कल्चर से रोका जाएगा, ना ही उनको अपने रिलीजन पे चलने से रोका जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट कायद आज़म की 14 पॉइंट्स में आएगा, फिफ्थ वाला। उस फिफ्थ में लिखना है प्रोटेक्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शुड बी गारंटीड इन सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड कैबिनेट। अब देखें सेंट्रल क्या होती है। सेंट्रल वो गवर्नमेंट है जो मेन गवर्नमेंट है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था प्रोविंसेस का कि प्रोविंसेस छोटी गवर्नमेंट होगी जो उन प्रोविंसेस में मौजूद है, लेकिन जो मेन गवर्नमेंट है वो कहाँ पे मौजूद होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका नाम होता है, वो मेन होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे पावरफुल होती है। अब जाहिर ही बात है ऐसी पावरफुल गवर्नमेंट में हिंदूज भी तादाद में ज़्यादा होंगे और अंग्रेज़ भी तो होंगे। तो यहाँ पे क्या किया कि कायद आज़म ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, प्रोविंसेस में तो ऑफकोर्स मुसलमानों की सेफ्टी की बात तो कर दी थी कि मुसलमानों को प्रोविंसेस की गवर्नमेंट में भी पावर्स दी जाएँ उतनी ही, ठीक है। तो वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मेन वाली है, पावरफुल वाली जो गवर्नमेंट है, उसमें भी मुसलमानों की जो सीटें हैं वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, और मुसलमान उधर भी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, अपने बंदों को उधर भी
भेज सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये चीज़ कायदे आज़म ने 5th पॉइंट में बताई। 6th पॉइंट पे आता है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल राइट्स। लिंग्विस्टिक को पीछे कब हटा दें, अगर मुश्किल लग रहा है सिर्फ इसमें कल्चरल राइट्स भी दे दें काफ़ी रहेगा। कल्चरल राइट्स में आपने बताना है कि मुसलमानों की जो ज़बान है, मुसलमानों की जो ज़बान है वो थी उर्दू, ठीक है। मुसलमानों की जो ज़बान है, जो लिटरेचर है, जो उनकी राइटिंग है या पोइट्री होगी, और जो उनका स्कूल का सिस्टम है, वो सब चीज़ें भी रिस्पेक्टेड होनी चाहिए। यानी कि कोई भी हिंदू मुसलमानों की इन चीज़ों पे गलत, मतलब इन चीज़ों को ख़त्म कराने की ना कोशिश करे। क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम पार्ट इसका जो यूनिट 2, जब यूनिट 2 से पहले जो मैं यूनिट 1 पढ़ा रही थी, यूनिट 1 के अंदर मैंने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करी और भी बहुत से चैप्टर्स एक्सप्लेन करे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, मैं उसकी प्लेलिस्ट लगा देती हूँ, यूनिट 1 की लाजमी देखिएगा। उस यूनिट 1 के अंदर ना मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को एक बैकग्राउंड दिया था कि कैसे हिंदूज़ ने मुसलमानों की उर्दू ख़त्म कराने की कोशिश करी और मुसलमानों पर जुल्म करने की कोशिश करी। तो वो हिस्ट्री थोड़ी सी आप जान लें तो उससे क्या फ़ायदा होगा ना, कि आपको यूनिट 2 भी बड़े अच्छे से समझ लगेगी। इसलिए पाकिस्तान स्टडी वो वाइड सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों को लाजमी कहूँगी सीक्वेंस के साथ देखा करें। यानी कि यूनिट 1 है तो पहले यूनिट 1 ख़त्म करके ही 2 पे आए, ठीक है, ताकि आपका दरमियान से स्टार्ट करेंगे ना चैप्टर तो समझ नहीं लगेगी कि मैं पढ़ा के आ रही हूँ। इसलिए पिछले यूनिट को लाजमी देख लें। जहाँ तक ये बात होती है लॉ के बाकी सब्जेक्ट्स की, वो आप बीच में से भी देखोगे समझ लग जाती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, यहाँ पे सीक्वेंस के साथ देखें, ठीक है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना आए। नेक्स्ट आप पॉइंट देंगे लोकल गवर्नमेंट की। मुस्लिम मस्ट हैव प्रोपोर्शनेट शेयर इन लोकल गवर्नमेंट। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जितनी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं इंडिया में, उतनी ही तादाद में इनको गवर्नमेंट में सीट मिली जाए। समझ आ रही है? जैसे कि अगर हिंदूज तादाद में ज़्यादा हैं, समझ लें कि ये पूरा इंडिया है, इसमें 95% हिंदूज़ हैं और बाकी का जो 15% होगा वो कितने मुसलमान हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो जितने मुसलमान रह रहे हैं उसी हिसाब से सीटें गवर्नमेंट में होनी चाहिए। यही चीज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बता रहे हैं 7th पॉइंट पे। 8th पॉइंट पे आता है टैक्सेशन। टैक्स अफेक्टिंग मुस्लिम्स इंटरेस्ट मस्ट कंसिडर देयर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे टैक्स जो मुसलमानों को नुकसान दें तो उन पे मुसलमान टैक्स पे ही नहीं करेंगे। यानी कि मुसलमानों को ऐसी चीज़ पे टैक्स देना पड़ा है जो हिंदूज़ को ज़्यादा फ़ायदा दे, तो फिर वहाँ पे कहीं से भी मुसलमानों से आप टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप मुसलमानों से टैक्स ले रहे हैं उनके फ़ायदे के लिए, जैसे कि मुसलमानों के लिए अगर आप मस्जिद बना रहे हैं या मुसलमानों के फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे हैं, फिर आप उनसे टैक्स ले सकते हैं। सही है? तो इस तरह से ये बात यहाँ बताई गई है ताकि मुसलमानों को फ़ायदा पहुँच सके कि वो टैक्स अगर दें मुसलमान तो टैक्स भी पे करें मुसलमान, तो टैक्स से फ़ायदा भी तो पहुँचे ना मुसलमानों को, और मुसलमानों को प्रोटेक्शन भी मिल सके। ये चीज़ जो है कायदे आज़म ने बताई है। फिर 9th पॉइंट आता है सेपरेट रिलीजियस लॉज। मुस्लिम्स मस्ट बी गवर्नड बाय देयर ओन पर्सनल लॉ इन फैमिली एंड इनहेरेंट मैटर्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी मुसलमान, अब मैं आसान करके समझाती हूँ, कोर्ट जो है ना इंडिया में, ज़ाहिर बात है वो जो इंडिया की कोर्ट है उसमें हिंदूज़ के केसेस भी जाते हैं, वैसे ही मुसलमानों की भी केसेस जाएंगे। तो कायदे आज़म ने बताया कि जो भी केस मुसलमानों का जा रहा है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी की इनहेरेंस से रिलेटेड हो, इनहेरिटेड मीन्स कि माँ बाप जब फोत हो जाते हैं तो बच्चों के पास उनकी प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो फैमिली से रिलेटेड कोई केस हो, हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स हो या कोई भी ऐसा इशू हो या प्रॉपर्टी मिलने वाली हो, तो ये केसेस मुसलमानों के मामलात में वैसे ही डील किया जाए जो इस्लाम में बताए गए हैं। ये चीज़ हमें कायदे आज़म बता रहे हैं। यानी कि मुसलमानों के केस अगर इन कोर्ट में आए, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई लगे, मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ की, या मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ या औलाद को ज़मीन मिल रही है अपने बाप की और वो लोग मुस्लिम हैं, तो इस्लाम के मुताबिक ही कोर्ट डिसीजन देगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कायदे आज़म कह रहे हैं कि उन कोर्ट्स के अंदर आप पर्सनल लॉज यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉज लगाओ। यानी कि हिंदू के लॉज तो वहाँ पे होंगे ही, लेकिन मुसलमानों की लॉ फैसिलिटी भी आप लोग रखो ताकि मुसलमानों को आप इस्लाम के मुताबिक डिसीजन दे सको। ये चीज़ जो है कायदे आज़म ने बताया कि सेपरेट लॉ फैसिलिटीज़ कोर्ट्स में होनी चाहिए। हमारी कोर्ट्स पाकिस्तान में भी ऐसी हैं जो कि हिंदूज़ को और क्रिश्चियंस को भी डील करती है, उनके लिए अलग से लॉज रखे गए हैं जो उनके मज़हब और इस्लाम के मुताबिक यानी कि उनके रिलीजन के मुताबिक है, ठीक है। जैसे कि क्रिश्चियंस की क्रिश्चियनिटी होती है, वैसे कि हिंदूज़ की हिंदुज़म की किताब है जो उनके मज़हब की है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट्स डिसीजन लेती है। पाकिस्तान में भी वैसे ही इंडिया में भी ये चीज़ रखवाई गई है इस 14 पॉइंट्स के ज़रिए। फिर 10th पॉइंट पे आता है प्रोविंशियल वीटो।
Muslims should have veto powers in provinces where they are in minority to prevent domination. वीटो पहले आप समझ लें वीटो क्या होता है. वीटो एक ऐसा मेथड है जिसमें मुसलमान वोट दे सकते हैं किसी चीज़ को ख़त्म कराने के लिए. इसको वीटो पावर कहते हैं. ठीक है. तो अगर मुसलमानों को लग रहा है कि उनके जिस प्रोविंस में यानी कि जिस इलाके में मुसलमान रह रहे हैं, बेशक उनकी तादाद कम भी हो, माइनॉरिटी में भी हो, तब भी मुसलमानों के पास ये पावर रहेगी कि वो वीटो पावर्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई भी हिंदू या कोई भी हिंदू लीडर इन पे अपना रोब ना जमाए उस इलाके में. ठीक है. क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस प्रोविंस में, सूबे में ये मुसलमान रह रहे हैं, वहाँ का हेड क्या पता हिंदू हो, कोई हिंदू लीडर हो. इसीलिए अगर ऐसा हिंदू लीडर इन मुसलमानों को दबाने की कोशिश करे तो मुसलमान उसके खिलाफ वीटो पावर की वोटिंग वगैरह कर सकता है. ठीक है, कर सकते हैं. बाकी फिर आता है सेफ गार्ड इन दी सर्विस. मुस्लिम्स मस्ट हैव फेयर अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट जॉब. यहाँ पे कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास भी एक अपॉर्चुनिटी हो कि उनको गवर्नमेंट जॉब में भी ऑप्शन मिल सके. ये चीज़ आपने 11th पॉइंट पे बतानी है. 12वें पॉइंट पे 12th में आपने बताना है मुस्लिम्स मस्ट हैव कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ओवर देयर स्कूल एंड कॉलेजेस. यानी कि अगर कोई मुसलमान इतना अमीर है कि वो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस बना सके तो उसके पास पूरा इख्तियार हो कि वो अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बेहतर कर सके. ठीक है. यानी कि अपना पूरा कंट्रोल उन स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे रख सके. कोई भी हिंदू आगे ये नहीं कह सकते ने कि तुम अपने स्कूल में हिंदू की तालीम भी लेके आओ. क्यों लेके आए भाई? मुसलमानों ने वो स्कूल मुसलमानों के लिए बनाया है, तो मुसलमानों के पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपने स्कूल्स पे और कॉलेजेस पे. ठीक है, जिस पे वो इस्लाम के नॉलेज को भी पढ़ा सकते हैं उन स्कूलों में. ये चीज़ 12वें क्वेश्चन में, 12वें पॉइंट में हमने डाल दी. फिर आता है 13. अच्छा, जितने भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये नेट में भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है, मैं कहीं से खुद से नहीं बना के डाल रही, ये ऑलरेडी कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स में मौजूद है. तो 13 पॉइंट आ जाता है हमारे पास डिफेंस सर्विस. मुस्लिम्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन आर्मी एंड डिफेंस सर्विस. यहाँ पे बताया गया कि मुसलमानों को आर्मी में और डिफेंस सर्विस में भी नौकरी मिलनी चाहिए. ये बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को भी आर्मी की जॉब्स और नेवी की जॉब्स और वो वाली सारी जॉब्स भी मिलनी चाहिए. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है डिफेंस सर्विसेज. जो सबसे आखिरी पॉइंट है 14 वाला, उसमें हमने बताना है एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट वायलेट मुस्लिम सेफ गार्ड्स. बता रहे हैं कि फ्यूचर का जो बनने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को चाहिए कि वो कोई भी ऐसी चीज़ ना डाले अपने अंदर जिससे मुसलमानों की सेफ्टी ख़त्म हो. ज़ाहिर बात है कायदे आज़म ने ये चीज़ 1929 में ही क्लियर कर दी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जो फ्यूचर में भी मुसलसल चलता रहेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी हरगिज़ चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मुसलमानों के राइट्स को वायलेट कर दे और उनकी सेफ्टी को ख़त्म कराने की कोशिश करे. यहाँ तक करने के बाद ना फिर हमने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्यों ये 14 पॉइंट्स इतना अहम है, कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने मुसलमानों को पॉलिटिक्स में दोबारा से सिक्योरिटी दे दी, दोबारा से इंपॉर्टेंस दे दी, और मुसलमानों की आइडेंटिटी दोबारा से पॉलिटिक्स में भी सेफ होगी. क्योंकि ज़ाहिर बात है हिंदूज चाहते थे कि मुसलमानों की आइडेंटिटी, जो उनकी पहचान है, हम कम्प्लीटली ख़त्म कर दें और सिर्फ हिंदूज़ की ही पहचान रह जाए इंडिया में. लेकिन इस 14 पॉइंट ने क्या किया कि मुसलमानों की ये जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म होने नहीं दी पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में. तो यहाँ पर हमने बताना है कि जो 14 पॉइंट्स हैं इसने क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को. इसीलिए ये 14 पॉइंट मुसलमानों के लिए बड़े ज़रूरी हैं कि इसने मुसलमानों को प्रोटेक्शन दी है पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में. फाउंडेशन फॉर द मुस्लिम लीग एंड पॉलिसी, वही चीज़ें, ये सारी जो बातें यहाँ लिखी गई हैं ना, ये ऑलरेडी मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ. इसी के साथ ही तो ये बातें दोबारा हमने इंपॉर्टेंस में दोहरा देनी है, इसलिए ये मुश्किल नहीं होगा ये भी. तो हमने फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग के बारे में मैंने पढ़ाया था कि मुस्लिम लीग को भी इस कायदे आज़म की 14 पॉइंट्स ने एक गाइडलाइन दी कि अपने आप को कैसे चलना है. तो इसलिए जो मुस्लिम लीग है ना, वो अपने फ्यूचर के सारे मामला इसी कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स के साथ ही डील करती है और अंग्रेज़ों को वैसे ही जवाब देती है. यानी कि अगर अंग्रेज़ और कांग्रेस यानी कि हिंदू की पार्टी और अंग्रेज़ों की पार्टी मुसलमानों को अगर दबाने की कोशिश करें, यानी कि मुस्लिम लीग की पार्टी को दबाने की कोशिश करें, तो मुस्लिम लीग कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स को यूज़ करके इनको आगे से जवाब दे देती है. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी हिंदू डोमिनेशन. डोमिनेशन मीन्स रौब डालना, दबाना किसी को. तो हिंदूज क्या करते थे, तादाद में ज़्यादा थे, दबाने की कोशिश भी करते थे. लेकिन कायदे आज़म के 14 पॉइंट बनने से क्या हुआ कि हिंदूज की डोमिनेंस से मुसलमान बच गए. ठीक है. यहाँ पे लिखा है कि इंश्योर दैट द मुस्लिम्स वर नॉट इग्नोर्ड इन गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग. यानी कि मुसलमानों को गवर्नमेंट में और लॉ बनाने वाले वक्त में इग्नोर ना किया जाए, ताकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए तो उसमें मुसलमानों को लाजमी शामिल किया जाए. ये बात यहाँ बताया गया क्योंकि ऑफकोर्स हिंदू तादाद में ज़्यादा थे
तो वो तो फिर अपने राइट्स तो ले ही लेते, लेकिन मुसलमानों को ना देते। इसीलिए इस कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स ने मुसलमानों के राइट्स हर तरह से वो जो है बचा दिए। तब ही मुसलमानों को गवर्नमेंट में भी और लॉ बनाने वाले वक्त में भी इन मुसलमानों को भी उसमें मेंशन किया जाता था, डाला जाता था, इनको इग्नोर नहीं किया जाता था इस कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स की वजह से। आखिरी पॉइंट आता है बेसिस फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट लेड द पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ द डिमांड ऑफ पाकिस्तान इन 1940। और इसी कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स ने पाकिस्तान बनाने के लिए जो है फरियाद रख दी थी 1940 में, यानी कि 1929 में कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स बनाए गए। और इसी कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स ने क्या किया, पाकिस्तान बनाने की फरियाद एक डिमांड रख दी थी 1940 में। पाकिस्तान कब बना था, 1947 में ना। वैसे ही इससे कुछ सालों पहले ही पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ 1940 में, आगे आएगा चैप्टर, मैं उसमें पढ़ाऊंगी। तो इसी पाकिस्तान के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान बनाने की डिमांड रखी गई, और इस डिमांड पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था, कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स का था। ठीक है, तो इसलिए मुसलमानों को जब दिखा कि कायद-ए-आज़म उनको सपोर्ट करे हैं 14 पॉइंट्स लिख के, तो बाद में जब अगले चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो उसमें इसी तरह बताया गया कि फिर बाद में मुसलमानों ने डिमांड कर दी कि हमें अब आप अलग से मुल्क दे दें। पर कायद-ए-आज़म ने अलग से मुल्क बनाने के लिए भी एफर्ट्स की थी। अभी कायद-ए-आज़म ने क्या किया, 14 पॉइंट्स बनाए, और यही 14 पॉइंट्स ज़रिया बन गया पाकिस्तान को बनाने के लिए। वो आगे आएगा इंशाल्लाह, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि किस तरह से कायद-ए-आज़म ने उस पर भी एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया पाकिस्तान रेजोल्यूशन में भी, जो कि 1940 में हुआ, जिसमें इन्होंने हिंदूज़ को और अंग्रेज़ों को कन्विंस कर दिया कि अब पाकिस्तान बन जाना चाहिए। कंक्लूजन आ जाता है, जो ऊपर पड़ा था वो बस आपने शॉर्ट करके लिखना है। इतना ही था इस वीडियो में।